नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों यहां पर मेरे पीछे आप एक फोटो देखेंगे। ये फोटो आजकल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का विषय बनी हुई है और बिल्कुल बनना भी चाहिए। दरअसल इस फोटो के अंदर आप देखेंगे, एक तरफ आपको पीएम मोदी दिखेंगे, दूसरी तरफ आपको एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं वो दिखते हैं। बीच में आपको इसरो का फोटो लगा हुआ है और उसके ऊपर चाइनीज झंडे जैसी कुछ यहां पर डिजाइन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ऐसे में ये चर्चा का विषय पूरी और कंट्रोवर्सी का मुद्दा ये फोटो बनी हुई है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों ये सारी कंट्रोवर्सी है, और इससे जुड़ी हुई सारी बातें यहां जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि इस न्यूज ने, इस कंट्रोवर्सी ने आखिर एक बहुत बड़ी, एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज है स्पेस सेक्टर से, डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हमारे देश के, उस न्यूज को ओवरशैडो कर दिया है। यानी कि इस कंट्रोवर्सी की वजह से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो थोड़ी छुप गई है, उसको भी यहां पर देखेंगे। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अगर आप देश के एक सिटीजन है, भारत के सिटीजन है और स्पेस डेवलपमेंट के अंदर आप थोड़ी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है और अच्छी बातें यहां पर कुछ जानेंगे। चलिए अगर बात करें यहां पर, तो ये पूरा मामला है चाइनीज फ्लैग आपको देखने को मिलता है इसरो के रॉकेट के ऊपर या फिर भारत से जुड़े हुए रॉकेट के ऊपर। और यहां पर ये पूरा मामला सामने आता है जब तमिलनाडु के अंदर एक नई लॉन्च साइट को, यानी कि रॉकेट लॉन्च करने की एक नई साइट को यहां पर उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है पीएम मोदी के द्वारा। और इस लॉन्च साइट का नाम है कुलाशेखरा पट्टिनम। ये भारत की एक और साइट होगी, जैसे अभी श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, ऐसे आगे चल के कुलाशेखरा पट्टिनम यानी कि जो तमिलनाडु में है, यहां से रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे, यहां से भी किए जाएंगे और श्रीहरिकोटा से भी किए जाएंगे। ठीक है, तो यहां से एक नई लॉन्च साइट है जो कि एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है। बट इस कंट्रोवर्सी की वजह से ये न्यूज जो है थोड़ी सी हल्की पड़ गई, कंट्रोवर्सी ज्यादा बड़ी हमें नजर आती है। तो दोनों चीजों को यहां पर देखेंगे और जानेंगे क्या फायदे हैं ये जो नई लॉन्च साइट बनाई है, आखिर क्या चीजें सोचकर बनाई गई है, इनके फायदे क्या हैं। ठीक है, चलिए अगर आगे बढ़े तो देखते हैं यहां पर पीएम मोदी दरअसल नई लॉन्च साइट को इनॉग्रेट कर रहे थे, उसका यहां पर फाउंडेशन स्टोन रख रहे थे। तभी यहां पर देखा गया कि तमिलनाडु के जो डेली न्यूज़पेपर है, लोकल न्यूज़पेपर, वहां पर एक लोकल न्यूज़पेपर में ये एडवर्टीजमेंट छापी गई। ठीक है, यहां पर जो एडवर्टीजमेंट छापी गई थी, ठीक है, ये यहां की महिला मिनिस्टर हैं और इनके द्वारा, ये यहां की फिशरी मिनिस्टर है तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की, और इनके द्वारा ये एडवर्टीजमेंट वहां के लोकल न्यूज़पेपर में दी गई, जिसके अंदर बीच में यहां जो रॉकेट लगा है इसके ऊपर चाइनीज झंडे के सिंबल्स आपको नजर आते हैं। और इसके ऊपर फिर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, यहां पर रिएक्शन आने लगे। ये आपको तमिलनाडु स्टेट बीजेपी के प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिनका नाम है के अन्नामलाई। इनके द्वारा यहां पर रिएक्शन दिया गया। ठीक है, यहां पर अब एक्स हो गया है तो इस पर ट्वीट किया गया। ठीक है, ट्वीट या एक्स किया गया यहां पर, और इन्होंने क्रिटिसाइज करा कि यहां पर जो डीएमके है ये चाइना को अपना कमिटमेंट शो कर रही है, भारत की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट नहीं है, ये सारी बातें यहां पर इन्होंने क्रिटिसाइज किया। ठीक है, तो ये पूरा एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया। हालांकि ये वाकई में एक ऐसा मुद्दा है जहां पर हमें यह देखना चाहिए कि जो भारत के अंदर मिनिस्टर्स होते हैं, भारत के अंदर जो पॉलिटिशियंस होते हैं, क्या इनको किसी इनके कंडक्ट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक भारत के अंदर जो नेता होता है उसका जो कंडक्ट है वो लीडरशिप का काम करता है, समाज में एग्जाम्पल सेट करता है। अगर आपको पॉलिटिक्स ही करनी है तो आपकी कुछ ना कुछ यहां पर लिमिटेशन होनी चाहिए, एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि देश के लिए क्या चीज सही है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी छाप दिया और फिर आप बाद में बोले कि भाई ये तो गलती से हो गया। ठीक है, अगर यहां पर देखिए फिर पीएम मोदी ने भी यहां पर इस पूरे मामले को क्रिटिसाइज किया है कि जो वहां की डीएम की पार्टी अभी पावर में है, ठीक है, चाइनीज फ्लैग इन्होंने लगाया है। और ये साइंटिस्ट जो लोग हैं भारत के, जिन्होंने इतनी मेहनत से इसरो को खड़ा किया है, कई सालों की मेहनत है, इस बीच कोई भी सरकार हो, किसी भी आइडियोलॉजी की सरकार हो, काम तो साइंटिस्ट लोग ही करते हैं। तो यहां पर कहा गया है कि साइंटिस्ट, पीएम मोदी कहते हैं साइंटिस्ट लोगों की ये आप कह सकते हैं डिसरिस्पेक्ट के रूप में यहां पे देखा गया। और अगर बात करें यहां से फिर सफाई निकल करके आई, जिन मिनिस्टर के द्वारा ये एडवर्टीजमेंट दी गई थी वहां कर तमिलनाडु के लोकल न्यूज़पेपर में, उनके द्वारा सफाई ये आई है कि भाई ये जो मामला है, ये जो गड़बड़ हुई है, ये चाइनीज फ्लैग की जो गड़बड़ हुई है। पहली बात तो कहा गया कि चाइनीज फ्लैग जैसी एक आकृति, मतलब एग्जैक्टली चाइनीज फ्लैग नहीं है, एक डिजाइन है वहां पर कुछ, और ये जो गड़बड़ है ये डिजाइनर ने की है। इन्होंने अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन डिजाइनर ने यहां पर रॉकेट के ऊपर कुछ डिजाइन बनाने के चक्कर में यहां पर गड़बड़ इस तरह से कर दी। ठीक है, इस तरह से यहां पर किया गया है कि डिजाइनर की गलती है, ये सारी मामला यहां पर इस तरह से कहा गया है। ठीक है, चलिए जो भी है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं भारत के नेताओं से कि एटलीस्ट थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करें। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के नेता होते हैं, चाहे किसी भी स्टेट के हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, लेकिन आप कंसिस्टेंटली देखेंगे कि भारत के नेताओं को एक समस्या है कि यहां पर
रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए। अगर यहाँ पर बात करें, अब हम अपने काम की बात करते हैं, जो भारत के लिए जरूरी बात है वो करते हैं। कुलासेकरापट्टिनम जो कि एक नई लॉन्च साइट है, इसका यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया पीएम मोदी के द्वारा। और ये जो साइट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इसरो का फोकस है कि स्पेस इंडस्ट्री के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दिलाई जाए। स्पेस इंडस्ट्री के अंदर जो छोटे सैटेलाइट्स हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, सैटेलाइट पहले क्या होता था, आज से 10-20 साल पहले सैटेलाइट जो होते थे उनकी संख्या कम होती थी नंबर ऑफ लॉन्चेस के मामले में। अब क्या है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री को अपना सैटेलाइट चाहिए, रिमोट सेंसिंग को अपना सैटेलाइट चाहिए, किसी को कम्युनिकेशन सैटेलाइट अलग से चाहिए, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग बिजनेस हाउस खुद के सैटेलाइट्स लॉन्च करवाते हैं। तो ऐसे में सैटेलाइट लॉन्च का जो एक सिस्टम है ये कमर्शियलाइज हो चुका है और लार्ज स्केल पर हर साल कई सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। इसरो भी कई सारे देशों के प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च करता है। तो प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च करना खुद में एक इंडस्ट्री है, कमाई का जरिया है। इसरो भी इससे पैसे कमाता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल वायबिलिटी के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन की। तो अगर यहाँ पर बात करें इस पर ध्यान रखते हुए, क्योंकि आप देखेंगे अमेरिका के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, स्पेस स्टार्टअप्स वहां पर है। एलोन मस्क की कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, वो सैटेलाइट लॉन्च करती है। तो ऐसे में पूरी दुनिया में ये एक नया सेक्टर उभर कर सामने आ रहा है, जो कि एक देश की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है, साइंटिफिक डेवलपमेंट में तो कंट्रीब्यूट करता ही करता है। तो ऐसे में अगर यहां पर बात करें, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये एक ऐसा रॉकेट होता है जो कि स्मॉल स्केल के सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। स्मॉल सैटेलाइट क्या होता है, 500 केजी या उससे कम का जो सैटेलाइट है उसे स्मॉल सैटेलाइट कहते हैं। और आने वाले समय में स्मॉल सैटेलाइट जो है और भी ज्यादा संख्या में लॉन्च किए जाएंगे, क्योंकि स्पेस इंटरनेट का जमाना आने वाला है। आप देखते हैं जैसे कायपुर प्रोजेक्ट चल रहा है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट चल रहा है एलोन मस्क की कंपनी का। तो ऐसे में यहां पर स्मॉल सैटेलाइट जो है आने वाले समय में और भी लॉन्च होने वाले हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि भारत इसमें पीछे ना रहे, भारत को भी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि इसरो जो है वो इंटरप्लैनेटरी मिशन पर फोकस कर पाए। जो धरती या फिर अलग अलग ग्रह तारे खोजने वाले काम है उस पर फोकस रहे इसरो का, ठीक है। इंटरप्लैनेटरी मिशन पर, बड़े प्रोजेक्ट्स पर इसरो का फोकस रहे, छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लेंगे और फिर वो सैटेलाइट कमर्शियली लॉन्च करते रहेंगे, ठीक है। ये एम है। ऐसे में नई सैटेलाइट लॉन्च साइट भी चाहिए थी कि अगर आप एक साल में कई सारे सैटेलाइट प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लॉन्च करवाएंगे तो नई आपको साइट कोई चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ऐसे में अगर बात करें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च होंगे आने वाले समय में, उसको ध्यान में रखते हुए ये नई जो साइट है का कुलसेकरापट्टिनम, इसका यहां पर इसको बनाया जा रहा है, इसको डेवलप किया जा रहा है, जो कि तमिलनाडु के तूथुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलती है। और यहां से स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करने पर फोकस किया जाएगा। और अगर आप यहां पर इसरो चीफ की बात करें तो उनके द्वारा भी कहना है कि यहां पर आने वाले समय में 50 सैटेलाइट इन 5 साल में इसरो लॉन्च करेगा। ये तो इसरो लॉन्च करेगा, प्राइवेट सेक्टर भी यहां पर इन्वॉल्व धीरे धीरे हो रहा है। आपने देखा है कि इसरो ने कई कदम ऐसे बढ़ाए हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिलेगी, जैसे कि इसरो ने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एक ऐसी कमर्शियल आर्म बनाई है जैसे कि इन स्पेस, जो कि क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर और इसरो के बीच में के तालमेल बैठाने का काम करती है। तो यहां पर एस सोमनाथ जी कहते हैं कि इसरो भी आने वाले 5 साल में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। और ये भी कहते हैं ये कोई ज्यादा सैटेलाइट नहीं है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, और साथ में प्राइवेट सेक्टर के अगर जोड़ें तो वो भी फिर एक अपॉर्चुनिटी भारत के अंदर और क्रिएट करेंगे। तो यहां पर अगर बात करें न्यू लॉन्च साइट, इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 28 फरवरी को यहां पर लॉन्च की है, ठीक है। और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, ठीक है, कुलसेकरापट्टिनम नाम से। 986 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है। और ये कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है, 24 लॉन्चेस पर ईयर आपको दे सकता है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर 35 फैसिलिटीज एंड फीचर्स हैं मोबाइल लॉन्च स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट साइट है जो कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बूस्ट करेगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चेस को भारत में बूस्ट करेगा। अगर बात करें यहां पर, कहता है कि प्राइवेट सेक्टर से को जहां तक एंट्री देने की बात है इसरो के अंदर, ताकि नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हम लॉन्चेस अपने आप बढ़ा सके, कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ा सके, स्पेस स्टार्टअप्स को बढ़ा सके। तो यहां पर सरकार ने हाल ही में सैटेलाइट से जुड़े हुए सेक्टर में और स्पेस सेक्टर में एफडीआई जो पॉलिसी है उसको लिबरलाइज किया है, ठीक है। और यहां पर कहा है पीएम मोदी ने कि कई सारी अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर हाल ही में अगर बात करें बुधवार की, लगभग 22 फरवरी के आसपास सरकार ने यहां पर एफडीआई जो नॉर्म्स है, इन्वेस्टमेंट के जो नॉर्म्स हैं, उनको ईज आउट कर दिया है और 100% एफडीआई अलाउ कर दी है, 100% इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दी है। किस सेक्टर में? मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सैटेलाइट। यानी कि सैटेलाइट जिन चीजों से, जिन कंपोनेंट से बनता है, जिन
पुर्जों से बनता है, उन पुर्जों की अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो यहां पर 100% विदेशी पैसा इन्वेस्ट हो सकता है। इससे क्या होगा, इससे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिलेगा, इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा और यहां पर भारत के स्पेस सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर बात करें यहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को आपको इन्वॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है आपको इन्वेस्टमेंट भी अलाउ करनी होगी, आपको कैपिटल फॉर्मेशन अलाउ करनी होगी। तो ऐसे में यहां पर इन्वेस्टमेंट जो नॉर्म्स हैं उनको ईज करना पड़ेगा। ऐसे में यहां पर प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने के लिए 100% एफडीआई अलाउ की गई है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स के सेक्टर में। अब अगर यहां पर बात करें, वो है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो जगह है कुलासेकरापट्टिनम, आखिर इसको क्यों चुना गया है। हमारे पास श्रीहरिकोटा थी और हमने ईस्टर्न कोस्ट पर, यहां पर उड़ीसा में और कहीं पर हमने ये जगह क्यों नहीं चुनी, हमने चुनी है इसको तमिलनाडु में। अगर आप कुलासेकरापट्टिनम की लोकेशन देखेंगे, ये बिल्कुल आपको भारत का जो पेनिनसुला है उसके टिप पर जाकर दिखती है। वहीं पर अगर बात करें यहां पर श्रीहरिकोटा की, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक के पास आपको देखने को मिलता है और भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर आपको देखने को मिलता है श्रीहरिकोटा, जो कि अभी प्रेजेंट लॉन्च साइट हमारे पास है। अब यहां पर कुछ फायदे हैं जहां पर कुलासेकरापट्टिनम एक बेहतर लॉन्च साइट बनती है, उसको देखते हैं। अगर आप यहां से देखेंगे श्रीहरिकोटा को, श्रीहरिकोटा की लोकेशन, दरअसल कोई भी रॉकेट जब लॉन्च होता है, कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है तो वो पहले आसमान में जाता है, यानी कि पहले वर्टिकली ऊपर जाएगा। उसके बाद वो जस्ट ज्यादातर अगर मान लीजिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ठीक है, उसको जो भी रॉकेट होता है उसको हम शिफ्ट करते हैं इक्वेटर की तरफ। खास तौर पर जो जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, मान लीजिए यहां पर कोई भी सैटेलाइट है, यहां से इसको वर्टिकली भेजते हैं ऊपर, ये वर्टिकली ऊपर जाता है। उसके बाद वर्टिकली ऊपर जाएगा ऐसे, मतलब बाहर आएगा बोर्ड से, ठीक है, बाहर, और फिर उसके बाद उसको साउथ में यानी कि इक्वेटर की तरफ जाना होता है। अगर आप देखेंगे श्रीहरिकोटा के साउथ में तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि यहां पर श्रीलंका पड़ता है, यानी कि श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च हुआ और जब वो साउथ में जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो यहां पर एयर स्पेस आ जाएगा श्रीलंका का। तो श्रीलंका का एयर स्पेस यहां पर बीच में पड़ता है, तो ऐसे में दिक्कत होती है। तो यहां पर यह साइट ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहां से जैसे ही सैटेलाइट लॉन्च होगा किसी भी कंट्री का एयर स्पेस नहीं आएगा और डायरेक्ट आप उसको साउथ की डायरेक्शन की तरफ घुमा सकते हैं। तो कोई सा भी रॉकेट जब लॉन्च होता है यहां से, तो साउथ में उसको मूव किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, जबकि श्रीलंका का एयर स्पेस श्रीहरिकोटा से अगर लॉन्च होता है तो बीच में पड़ता है। कुलासेकरापट्टिनम से कोई किसी भी कंट्री का एयर स्पेस बीच में नहीं आता है, पहली बात। दूसरा यहां पर यह है कि जैसे ही आपको इक्वेटर की तरफ किसी सैटेलाइट को शिफ्ट करना है, किसी रॉकेट को शिफ्ट करना है, तो यहां से अगर आप देखेंगे, यहां से इक्वेटर का डिस्टेंस और यहां से इक्वेटर का डिस्टेंस, दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इक्वेटर के पास कौन ज्यादा है, कुलासेकरापट्टिनम, ठीक है, तो कुलासेकरापट्टिनम ज्यादा पास है इक्वेटर के। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में फ्यूल कंजम्पशन जो है वो कम होगा और पैसा बचेगा, क्योंकि आप जानते हैं रॉकेट जो होता है उसका फ्यूल जो है खास प्रकार का होता है, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन से बनने वाला फ्यूल आपको होगा। तो यहां पर बड़ा मुश्किल होता है क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से उस फ्यूल को लिक्विफाई करके स्टोर किया जाता है और काफी खर्चे वाला काम ये होता है। तो ऐसे में डिस्टेंस जितना कम होगा, यानी कि आपको यहां पर जब शिफ्ट करना है सैटेलाइट को या रॉकेट को, इक्वेटर की तरफ बढ़ाना है, तो फ्यूल कम इस्तेमाल होगा कुलासेकरापट्टिनम वाली साइट से। तो ऐसे में क्या होगा भाई, इतने पैसे बचाकर आप क्या कर सकते हैं, अपने और सैटेलाइट लॉन्चेस बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में यहां पर आप देखते हैं कमर्शियल वायबिलिटी और ज्यादा इंप्रूव होती है, ठीक है। दो फायदे तो ये हो गए। तीसरा फायदा जो है वो ये है कि इसरो का प्रोपल्शन रिसर्च कॉम्प्लेक्स जो है वो लोकेटेड है महेंद्रगिरी के अंदर, और ये आपको तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में मिलता है। ये जो प्रोपल्शन सेंटर है ये क्या करता है भाई, रॉकेट के अंदर जो प्रोपेलेंट यूज होता है, फ्यूल एज ए यूज होता है, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन यूज होता है, ठीक है, हाइड्रोजन यूज होता है, इनको बनाता है और फिर ट्रांसपोर्ट करता है लॉन्च साइट पर। अगर बात करें अभी तक क्या होता था, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोपेलेंट बनाया जाता था और फिर इसको श्रीहरिकोटा में भेजा जाता था, जो कि 780 किलोमीटर पड़ता था। अब आप एक तो इतना वॉलेटाइल फ्यूल है, ऐसा फ्यूल है जिसको बहुत ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ आपको ट्रांसपोर्ट करना है और 780 किलोमीटर भेजना है, एक तो वो यहां पर गड़बड़ का मामला है। दूसरा यहां पर यह समस्या है कि भाई ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल फ्यूल होता है, तो ऐसे में इतना बड़ा डिस्टेंस जो है बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन अगर बात करें कुलासेकरापट्टिनम की, तो तमिलनाडु में ही आपको प्रोपल्शन सेंटर मिलेगा और वहीं पर आपको लॉन्च साइट अब मिल गई है। और कुलासेकरापट्टिनम से महेंद्रगिरी का जो तिरुनेलवेली का ये जो रिसर्च कॉम्प्लेक्स सेंटर है, ये सिर्फ और सिर्फ 88 किलोमीटर है। तो ये कमर्शियल वायबिलिटी भी बढ़ाता है, सिक्योरिटी भी बढ़ाता है और टाइम भी बढ़ाएगा। इसके अलावा
कई कंपोनेंट्स है रॉकेट के जिनकी मैन्युफैक्चरिंग आपको थिरुवनंतपुरम केरला में होती हुई नजर आती है और वहीं आसपास के एरिया में नजर आती है, जो कि श्रीहरिकोटा से दूर पड़ता है, जबकि यहां पर कुलशेखरपट्टिनम से पास पड़ता है। ठीक है, और ये इसीलिए एक आइडियल साइट बनती है, ना कि सिर्फ लॉन्च साइट के हिसाब से बल्कि कमर्शियली भी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्चिंग दोनों आसपास हो रही है, साथ में फ्यूल जो है वो भी आसपास यहां पर बन रहा है और पहुंच जाएगा, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट साइट बनती है। और ये जो कंट्रोवर्सी थी, इसने क्या करा, इस इंपॉर्टेंट न्यूज को जो हमें सबको देखना चाहिए था, सीखना चाहिए था, इसको कहीं ना कहीं ओवरशैडो कर दिया। तो जरूरी है हम यहां पर ये चीजें जानें। दोस्तों, आप में से जो भी लोग कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में एनरोल नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले ऐसा कोई कोर्स मिले जहां पर अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करें, यूपीएससी में तैयार होने वाले, यूपीएससी में आने वाले कोर सब्जेक्ट्स पर अच्छे से काम करें, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और सबसे बेहतर इसका लिए ऑप्शन होता है कि एनसीईआरटीज आप अपनी अच्छे से करें, अर्ली स्टार्ट आपको बेहतर मिले, एक डायरेक्शन में मिले, तो आपके लिए यहां पर एक बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल, सिर्फ 2999 पर ये 1 साल का कोर्स लॉन्च किया गया है। 1 साल कहने का है, हालांकि कोर्स जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसकी वैलिडिटी आपके पास 1 साल तक रहेगी। और ये है एक एनसीईआरटी बैच, ये सेपरेट एनसीईआरटी बैच लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आपको 6ठी से 12वीं तक की सारी एनसीईआरटीज कवर करवाई जाती हैं। 6ठी से 12वीं तक की सभी एनसीईआरटीज कवर होंगी और मेरे साथ आप यहां पर हिस्ट्री पढ़ते हैं। और जब आप मेरे साथ यहां पर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि एनसीईआरटी में कुछ केस स्टडीज और एग्जांपल्स होते हैं, हम उनको भी स्पेशली फोकस करते हैं कि कैसे एथिक्स और एसे में हम उनका इस्तेमाल कर सकें। एनसीईआरटी में से केस स्टडीज और एग्जांपल को भी हम ध्यान रखते हैं। तो एक होलिस्टिक पढ़ाई हम यहां पर करते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी 6ठी की है तो ये नहीं 6ठी की नॉलेज उसमें लेंगे, 7th क्लास की है तो 7th क्लास की नॉलेज लेंगे, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम उसको पढ़ते हैं। अगर बात करें 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी में, हिस्ट्री आपको मेरे साथ पढ़नी है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस रेंज में है। और जो भी बच्चे कॉलेज गोइंग है, अभी प्रिपरेशन की सोच रहे हैं या बिल्कुल अर्ली फेज में है, डायरेक्शन चाहिए और एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए, तो इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल कोर्स है, कोड लगाना होगा SMK लाइव इस अफोर्डेबल कोर्स में जुड़ने के लिए। बाकी टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और सभी सब्जेक्ट कवर करवाते हैं। मेरे साथ आप यहां पर हिस्ट्री पढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी के द्वारा आपको देखने को मिलती है। अनअकैडमी एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर आया है, वो ये कि अब आप यहां पर अनअकैडमी की ऐप पर जाकर कोर्सेज को 7 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है, तो आप जाकर टेस्ट कर सकते हैं एक्चुअली कि कैसे चीजों को चलाया जा रहा है, क्या चीजें आपको समझ आ रही हैं, नहीं आ रही, जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो आपको समझ आ रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहां पर सभी पढ़ाया जाता है। यहां पर पीडीएफ नोट सब आपको यहां पर सारी चीजें फ्री मिलती है। आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव, और ये ऑफर 1 से 3 मार्च से शुरू हो रहा है और 7 दिन का फ्री ट्रायल है। याद रखेंगे, यहां पर जाकर चेक करेंगे और अनअकैडमी में किस तरह से चीज चलती हैं आप यहां पर देख सकते हैं। कोड लगाना होगा SMK लाइव यहां पर जुड़ने के लिए। इसके अलावा 50% इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं फाउंडेशन बैच जो यहां पर चल रहा है। सभी टॉप एजुकेटर्स आपको बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराते हैं, 0 से 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है। कोड लगाना होगा SMK लाइव अगर आपको इस फाउंडेशन बैच में 2025 के लिए एनरोल करना है। उसके अलावा 2025 के लिए इंग्लिश मीडियम बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर सरमद महराज सर की गाइडेंस में आप यहां पर पढ़ते हैं। सभी टॉप एजुकेटर्स आपको सारे सब्जेक्ट कराते हैं, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, लाइव क्लासेस होती हैं, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है, नोट्स मिलते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ आपको यहां पर मिलता है। और सबसे अच्छी बात, बिल्कुल बेसिक से 0 से तैयारी करवाई जाएगी। प्योर इंग्लिश मीडियम बैच है, कंटेंट भी इंग्लिश में, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो यहां पर इस बैच को आप देख सकते हैं। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव अगर आपको इसके अंदर एनरोल यहां पर करना है तो। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, आई होप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, यहां पर काफी इंफॉर्मेटिव चीजों को हमने डिस्कस किया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे दोस्तों। जय हिंद।